हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सर्कल का जो 3.1 था उसको स्टार्ट करके ख़त्म कर दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो 3.2 है आज वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। 3.2 के पहले जो अपने को चीज़ें चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं फटाक से, और उसके बाद फिर हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे। आओ देखो, सबसे पहला है टचिंग सर्कल्स क्या होता है। जो कॉन्सेप्ट है वो टचिंग सर्कल्स का वो क्या होता है देखते हैं। टचिंग सर्कल्स, तो जाहिर सी बात है सर्कल्स बोला है मतलब एक सर्कल तो रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा ही सर्कल होगा। तो होता क्या है ना, ये डायग्राम देखो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को ये डायग्राम विजिबल होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है। दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट है वाई। अच्छा, ये जो बड़ा सर्कल है इसका जो सेंटर है उसका नाम क्या है? एक्स, और ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर का नाम है जेड। आप देख सकते हो कि दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट वाई पे टच कर रहे हैं, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन हुआ ना, ये कॉमन टेंजेंट है दोनों के बीच का। मेरे को बताओ टेंजेंट मतलब क्या होता है? सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करने वाले लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, करेक्ट। तो सिमिलरली ये सर्कल के लिए भी यही टेंजेंट है, ये सर्कल के लिए भी यही टेंजेंट है। ये एक चीज़ हुआ टचिंग सर्कल के बारे में। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या होता है टचिंग सर्कल के बारे में, कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना दोनों का, दोनों सर्कल्स का, वो जो पॉइंट है वो इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का जो रेडियस है, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है और इस सर्कल का जो सेंटर है, उसको अगर आप ड्रॉ करोगे, मतलब लाइन ड्रॉ करोगे दोनों के बीच में, इस सेंटर से लेके इस सेंटर के बीच में, तो उसी लाइन के बीच में वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो। ये तो था कि एक सर्कल दूसरे सर्कल से एक्सटर्नली टच हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक्सटर्नली टच हो रहा है, मतलब बाहर बाहर से ये दोनों एक दूसरे से टच है। देखो अब ये वाला डायग्राम देखो, इसमें भी दो सर्कल्स है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है। बड़ा सर्कल जो है ये वाला, उसका सेंटर है जेड। छोटा सर्कल जो है उसका सेंटर है एक्स। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसका नाम है पॉइंट वाई। उसी पॉइंट से देखिए आप लोग एक कॉमन टेंजेंट निकला हुआ है। टेंजेंट क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया, दोनों के लिए सेम टेंजेंट है। और जो मैंने दूसरा प्रॉपर्टी बताया था टचिंग सर्कल्स के बारे में, कि बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है, छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है, उसी को आप जब स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करोगे ना, तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी पॉइंट पे, उसी लाइन पे आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। आप देखो, मैंने ये बड़ा वाला सेंटर, बड़े वाले सर्कल का सेंटर, छोटे वाले सर्कल का सेंटर और ये जो पॉइंट है, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। टचिंग सर्कल के बारे में ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो इसमें भी क्या दिया है, एक सर्कल है दूसरा सर्कल है, दोनों टच हो रहे हैं एक पॉइंट पे। ये तीनों सेंटर को, इसके सेंटर को और ये जो पॉइंट है, तीनों को टच करोगे एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगा? ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ भी देख सकते हो, ये इंटरनली, इसको बोलते हैं सर्कल्स टचिंग इंटरनली, इसको बोलते हैं सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक थियरम है, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, अभी जस्ट मैंने बताया। इसमें क्या लिखा है कि इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर, मतलब अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब वो पॉइंट जहां पे दोनों सर्कल आके मिल रहे हैं। तो ये दोनों सर्कल कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं? पॉइंट सी पे। ये दोनों सर्कल कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं? पॉइंट सी पे। ये दोनों सर्कल को हम लोग बोलेंगे सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, और ये दोनों को बोलेंगे सर्कल्स टचिंग इंटरनली। तो क्या बोला है कि इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर वेदर एक्सटर्नली और इंटरनली, देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ये जो पॉइंट है ना वो लाई करेगा किस लाइन पे? इनका जो सेंटर्स को टच करेंगे ना, जब हम लोग इन दोनों सेंटर्स को जब टच करेंगे ना, तो उसी पॉइंट, उसी लाइन पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सर्कल्स के बीच का। मैं जब ये सेंटर, मतलब बड़ा वाले सर्कल का सेंटर ए, छोटे वाले सर्कल का सेंटर बी, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा ना और उसको एक्सटेंड करूंगा, तो उसी लाइन पे मेरे को वो पॉइंट मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। आप लोग को इसको ध्यान रखना है। पेज नंबर 57। अब हम लोग आ सकते हैं किस पे? प्रैक्टिस सेट 3.2 पे। देखो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है।
मेरे हिसाब से आप लोगों को ये 3.2 जो है पेज नंबर 58 के ऊपर, ये आप लोगों को विजिबल होगा। देखो इसमें 5 ही सम है, हम लोग कोशिश करेंगे इसको फटाक से सॉल्व करने का, ठीक है। इसमें फर्स्ट सम क्या लिखा है, देखो मैं पहले इसको रेड मार्क कर लेता हूँ। जो फर्स्ट सम है इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। पहली बात तो दोनों 2 सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। आपको बोला है कि उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। मैं एक सर्कल बनाता हूं, मैंने एक सर्कल बनाया, इसका ये फॉर एग्जांपल सेंटर है। मैं एक दूसरा सर्कल बनाता हूं, इसका जो रेडियस दिया है वो कितना दिया है, इसका रेडियस दिया हमको, एक का बड़े वाले सर्कल का 4.8 दिया है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस दिया है 3.5। तो फॉर एग्जांपल इसका जो रेडियस रहेगा वो 4.8 रहेगा और छोटे वाले का 3.5। तो मैं एक सर्कल और बनाता हूं जिसका रेडियस क्या रहेगा, ये देखो 2 सर्कल्स है, ये बड़े वाले का रेडियस है, मान लो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इसका P, और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका जो सेंटर है उसका नाम हम लोग दे देते हैं पॉइंट Q। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग फॉर एग्जांपल दे देते हैं पॉइंट O। तो पॉइंट P जो है वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, पॉइंट Q जो है वो छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, और पॉइंट O क्या है, दोनों सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है। हमको बोला है कि ये जो सेंटर है ना दोनों का, मतलब बड़े वाले सर्कल का और छोटे वाले सर्कल का, वो दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस निकालना है। मतलब बेसिकली मेरे को यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। ये आप 2 तरीके से कर सकते हो। 2 तरीका कौन सा, एक तो लॉजिकली अगर सोचा जाए तो फिर देखो ध्यान से देखना, ये जो बड़ा वाला रेडियस है वो कितना दिया हमको, वो बड़ा वाला रेडियस दिया अपने को 4.8, करेक्ट। और ये जो छोटा वाला रेडियस दिया है, मतलब यहां से लेके यहां तक, वो कितना दिया अपने को, वो दिया है 3.5। तो अगर मैं PO माइनस QO कर दूं तो मेरे को PQ मिल जाएगा। ये तो लॉजिक कहता है, यही लॉजिक है वो जिसको हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। ये जो लेंथ है उसमें से अगर मैं ये लेंथ को माइनस कर देता हूँ तो मेरे को ये लेंथ मिल जाएगा ऑटोमेटिक, करेक्ट। तो इसका मतलब 4.8 माइनस 3.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। बस यही करना है अपने को। दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, एकदम सिंपल है। तो इसको लिखना कैसे, देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा कि आपने सेंटर को क्या माना है, क्योंकि वो लोग ने सिर्फ अपने को सम दिया हुआ है, उसमें डायग्राम वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो अपने को इसको ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा कि लेट P एंड Q बी द सेंटर्स ऑफ, P जो है वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, तो बिगर एंड स्मॉलर सर्कल्स रेस्पेक्टिवली। मैंने बोल दिया कि P जो है वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है और Q जो है वो छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, ऐसा लिख के दिखा देना। उसके बाद हम ये बताएंगे कि P से लेके O तक का डिस्टेंस, मतलब रेडियस, ये PO ये कितना दिया है, 4.8 सेंटीमीटर दिया है। और ये जो QO है ये कितना दिया है हमको, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ये दोनों चीज़ बता देना। हम लिख देंगे रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स, ये तो गिवन है, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसा लिखेंगे कि वी नो दैट, ये स्टेटमेंट आप लोग लिख देना कि इफ 2 सर्कल्स
टच ईच अदर इंटरनली, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज the difference between, या फिर difference of their radii। बेसिकली मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि अगर जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं ना, तो उनका जो सेंटर का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उनका जो रेडियस है ना, उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर by theorem of touching circles, theorem of touching circles अपने को क्या बताता है कि ये P डैश Q डैश O ऐसा रहेगा, P डैश Q डैश O, मतलब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर कोलिनियर है तो जाहिर सी बात है, मुझे बताओ कि पी क्यू क्या रहेगा, पी क्यू का वैल्यू क्या रहेगा, पी ओ माइनस क्यू ओ, तो ये रहेगा 4.8 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर। ऐसे निकालना है। अगर दो सर्कल्स इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो फिर क्या, उसका जो सेंटर का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उनके रेडियस का डिफरेंस, मतलब उनका जो रेडियस है उनका, उसको माइनस कर देना है, बस निकल जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये वाला सम समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहिए तो निकाल के रख लेना इसको, ठीक है। हम लोग वापस से इस पे आते हैं। हमने फर्स्ट वाला कर दिया, अब हम सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोला है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब एक्सटर्नली बोला है, इस वर्ड पे ध्यान देना। ये वाले सम में इंटरनली बोला था, अब सेकंड वाले सम में हमको बोला है एक्सटर्नली टच कर रहा है, और बड़ा वाला जो सर्कल है उसका डिस्टेंस, उसका जो रेडियस दिया है वो कितना दिया है 5.5, छोटे वाले सर्कल का रेडियस दिया है 4.2। तो हम लोग उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं दो सर्कल बनाता हूं जो कि एक्सटर्नली टच करेंगे एक दूसरे को। ये एक सर्कल, दूसरा सर्कल। मैंने जानबूझ के इसको बड़ा छोटा बनाया है क्योंकि इसका रेडियस भी अपने को बड़ा छोटा ही दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा। हम क्या करते हैं ना, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर ले लेते हैं x, और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर ले लेते हैं y, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सर्कल्स के बीच का, इसको हम लोग मान लेते हैं z। इसको हम लोग मान लेते हैं z। मैं यहाँ लिख देता हूँ z, ठीक है। z इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्कल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग, इसमें भी नाम वगैरह कुछ दिया नहीं था, तो आप लोग क्या करोगे, इसको कंसिडर कर लेना। अब ये लाइन आप लोग लिख देना, क्या कि लेट x बी द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल एंड y बी द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड पॉइंट z बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्कल्स, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना। उसके बाद हमको बड़े सर्कल का जो रेडियस दिया है वो 5.5 दिया है, और छोटे सर्कल का जो रेडियस दिया है वो 4.2 दिया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ 4.2 सेंटीमीटर। ये 5.5 है, ये 4.2 है। बेसिकली मेरे को क्या पूछा है कि इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये दोनों के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। सिंपल है। देखो, इंटरनली जब था तो हमने क्या किया था, दोनों का जो रेडियस है उसको सब्ट्रैक्ट किया था, उसका डिफरेंस निकाला था। लेकिन
जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो आप लोगों को उसका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वो दोनों को आपको ऐड करना है। इसका जो रेडियस है प्लस इसका जो रेडियस है, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको दोनों सर्कल का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो आप लोग फाइंड कर सकते हो। बस यही डिफरेंस है इंटरनली और एक्सटर्नली वाले में। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हियर वो फर्स्ट लाइन आप लोग वो लिख देना, अज्यूम कर लेना, लेट मतलब जो भी एक्स वाई आपने लिया है उसको अज्यूम कर लेना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर एक्स जेड विच इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड वाई जेड विच इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ये तो गिवन है, इसको लिख देना गिवन। उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट इफ, वो स्टेटमेंट आया था ना इंटरनली के लिए जो लिखाया था मैंने, वही स्टेटमेंट को अपने को एक्सटर्नली के लिए लिखना पड़ेगा। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन their centers is the sum of their radii। उसमें था डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, इसमें है सम ऑफ देयर रेडियाई। उसमें हम लोग डिफरेंस निकाल रहे थे, इसमें हम लोग सम निकालेंगे। सम निकालने का मतलब है SUM, दोनों को ऐड करना है बेसिकली अपने को, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। टचिंग सर्कल का थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, जो उनका सेंटर होगा और जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो एक ही लाइन में आएंगे। इसका मतलब क्या, वो कोलिनियर होंगे। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ x डैश z डैश y, ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसी का हेल्प लेके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नाउ अपने को फाइंड क्या करना है, एक्स वाई का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या रहेगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो ये आ जाएगा 5.5 और ये आ जाएगा 4.2, तो ये हो जाएगा 9.7, करेक्ट। 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, और 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। तो 9.7 सेंटीमीटर हो जाएगा एक्स और वाई का डिस्टेंस। ये इतना ईजी सा सम आप लोगों को दिया है। बस उसमें एक ही चीज़ आपको याद रखना था कि इंटरनली में क्या होता है, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, एक्सटर्नली में क्या होता है, हम लोग सम निकालते हैं। इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो इसको लेके रख लेना। अब हम लोग आते हैं, दो सम हो गया, तीसरे सम पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ये सबसे आसान सम है, ठीक है ना। और ये किसी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में भी, मतलब क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था इसको, तो ये पूछा गया है। मतलब भले आसान है लेकिन ये पूछा गया है। इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, मतलब दो सर्कल है जिसका रेडियस एक का है, बड़े वाले सर्कल का 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का 2.8 सेंटीमीटर। हमको बोला है कि ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड सेकेंड में बोला है इंटरनली। बेसिकली हमको इसमें कुछ फाइंड नहीं करना, हमको सिर्फ इसमें डायग्राम उनको बना के दिखाना है कि दो सर्कल जब इंटरनली टच होंगे तो वो कैसे दिखेगा, और जब एक्सटर्नली टच होंगे इन वैल्यूज का जो सर्कल रहेगा, रेडियस का वैल्यू सर्कल रहेगा, तो वो इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे दिखेंगे वो बेसिकली अपने को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है। 4 और 2.8। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद हम पहला डायग्राम बनाते हैं एक्सटर्नली के लिए। तो ऐसा हम लिखते हैं, सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली। उसके बाद आप लोग कंपास का यूज करके बता देना, ये कितना बोला था, 4 सेंटीमीटर बोला था, और जो छोटा वाला है कितना बोला था, 2.8। तो 2.8 यहाँ लिख देंगे, 2.8। इसका कुछ नाम दे देना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए, बड़े वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट ए, छोटे वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट बी, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट सी। तो आप लोग इसमें लिख के खाली दिखाना है तो दिखा देना, अज्यूम कि लेट सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल बी ए, सर्कल सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल बी बी,
एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी पॉइंट सी। बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं। अब सेम चीज को हम लोग ऐसा लिखेंगे कि सर्कल्स टचिंग इंटरनली, क्या लिखेंगे, इंटरनली सर्कल जब टच होगा तो कैसे दिखेगा। बेसिकली मैं 4 सेंटीमीटर का जो है उसको यहाँ ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर का जो है उसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये भी ठीक है। इसका जो सेंटर रहेगा बड़े वाले सर्कल का वो यहाँ रहेगा, छोटे वाले सर्कल का सेंटर यहाँ रहेगा, और दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ रहेगा। तो आपको पता है ये टचिंग सर्कल का जो थियरम है उसके हिसाब से ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में मतलब कोलिनियर होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है उसको यहाँ पे x मान लेते हैं, छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है उसको हम लोग यहाँ पे y मान लेते हैं, और जो दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, z। आपको इसको लिख के अगर दिखाना है तो लिख के दिखा देना, अज्यूम जो हमने किया है उसको आप लोग लिख के दिखा देना। बस यही सम था, इसमें आपको वैल्यूज कुछ फाइंड नहीं करना है, बिकॉज दे हैव जस्ट आस्क्ड अस टू ड्रॉ द डायग्राम इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो बस इतना ही करना है आप लोग को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और इसको लगे हाथ प्रैक्टिस करते जाना, बाद के लिए मत रखना इसको कि हम बाद में करेंगे, बाद में कोई काम होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया, चौथा देखो। अब थोड़ा सा इसमें बेसिकली जो सम हम चाह रहे थे आना वैसा सम आया है। देखो इसमें क्या बोला है कि द सर्कल्स विद सेंटर्स, मेरे हिसाब से आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर भी चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके, ठीक है, अब दिख ही रहा होगा आपको। इसमें लिखा है कि द सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q। मेरे को एक बात बताओ, ये जो फिगर दिख रहा है आपको 3.27, ये लोगों ने बोला है कि 3.27 को देखना आपको, ठीक है, फिगर 3.27, फिगर 3.27 आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 सर्कल है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल। छोटे सर्कल का जो सेंटर है वो पॉइंट P है और बड़े सर्कल का जो सेंटर है वो पॉइंट Q है, वो तो हमको दिख रहा है। द सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट पॉइंट R। वो हमको दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को कहां टच कर रहे हैं, पॉइंट R पे टच कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट A एंड B। एक लाइन है जो कि R से पास हो रहा है, मतलब ये वाला लाइन, ये जो है ना वो सर्कल को पॉइंट A पे, और ये जो लाइन है ना वो सर्कल को पॉइंट B पे टच कर रहा है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसमें बोला है प्रूव दैट, 3 चीजें प्रूफ करने के लिए बोला है। ये लोगों ने पहला चीज बोला है कि ये जो सेगमेंट AP है और ये जो सेगमेंट BQ है, ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करो। मतलब ये जो AP दिख रहा है आपको, ये वाला जो सेगमेंट है वो इस सेगमेंट से पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोला है। दिख तो रहा है पैरेलल है, लेकिन अपने को इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये पैरेलल है, ठीक बात है। उसके बाद सेकंड क्या बोला है कि ट्रायंगल APR और ट्रायंगल RQB ये एक दूसरे से सिमिलर है। ये सिमिलर का सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है अपने को। तो कौन कौन सा ट्रायंगल, APR और RQB, मतलब ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो APR, और RQB मतलब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है मेरे को। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा सिमिलैरिटी, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि 2 ट्रायंगल्स को हम लोग कितने आसान तरीके से, वो जो आपको याद है हम लोग SSS या फिर AAA ऐसे टेस्ट लगा के हम लोग उसको प्रूफ कर देते थे कि 2 ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड में बोला है कि फाइंड एंगल RQB इफ एंगल PAR इज इक्वल टू 35 डिग्री। बेसिकली इसमें एंगल PAR मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये जो एंगल है वो 35 दिया है, और हमको फाइंड करने के लिए बोला है RQB मतलब ये वाला एंगल, ये दिया है, ये फाइंड करने के लिए बोला है। 3 चीज अपने को बोला है, हम एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि हम लोगों को इसके पीछे लगना है कि सेगमेंट AP और BQ ये एक दूसरे से पैरेलल हम लोग कैसे प्रूफ कर पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, कोई भी 2 लाइन अगर पैरेलल मेरे को प्रूफ करना है, मैं इस पे आता हूं, आपको दिखाता हूं, इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, मेरे को प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। तो देखो, या तो दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसा कोई लाइन जो कि दोनों लाइन को टच करके जाता है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसवर्सल। अगर मेरे को ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को प्रूफ क्या करना है कि ये 2 लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, तो मेरे को कुछ तो चाहिए उसको प्रूफ करने के लिए। तो मेरे को ये ट्रांसवर्सल दिया है और उसके साथ एक चीज बोला है कि ना ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों सेम है। बेसिकली ये एंगल सेम है। तो मेरे को पता है कि ये Z बन रहा है। देखो Z बनता है तो वो कौन सा एंगल होता है? वो होता है अल्टरनेट एंगल। उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल या फिर अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 2 लाइन है ना वो दोनों भी पैरेलल रहेगा, क्योंकि बीच में एक ट्रांसवर्सल है
और इसका जो ये जो जोड़ी है एंगल का वो दोनों इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों जो लाइन रहेगा ना वो भी क्या रहेगा, पैरेलल, मतलब पैरेलल रहेगा, ऐसा मैं प्रूफ कर सकता हूं। तो बेसिकली मेरे को वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है। मेरे को प्रूफ करना है कि AP और BQ ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो मेरे को दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है क्या, उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो मेरे को दिख रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, मैं इसको किसी और कलर से बनाता हूं, ठीक है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, उसका नाम AB है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये P और ये जो एंगल, ये वाले लाइन और ये वाले लाइन, ये दोनों लाइन को कहीं ना कहीं वो टच कर रहा है, तो हम लोग इसको एज ए ट्रांसवर्सल यूज करते हैं, ट्रांसवर्सल इसको मानते हैं। और हमको अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो, ये दोनों अगर एक दूसरे से इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रांसवर्सल है और ये एक जोड़ी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो बेसिकली मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो फिर ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। पहले का कैसे करना है वो देख लिए, सेकंड का कैसे करना है वो देखते हैं। APR और RQB, जाहिर सी बात है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को प्रूफ करना है। तो अपने को अगर अपन ने ये एंगल इस एंगल से इक्वल बता दिया, तो एक तो AA हो गया, एक एंगल हो गया। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो तो बाय डिफॉल्ट इक्वल ही है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हमने बचपन से देखा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा। तो दो एंगल्स प्रूफ हो गए किसी दो ट्रायंगल के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे। सेकंड भी हो गया। और RQ भी निकालना है, PR निकालना है, वो हम डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम लोग पहला प्रूफ करेंगे कि एंगल सेगमेंट AP और BQ दोनों कैसे बराबर है, हम लोग वो प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग सबसे पहले इन ट्रायंगल APR, कौन सा ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, APR। इस ट्रायंगल में मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देख के बताना मेरे को, कि ये जो PR है और ये जो AP है, ये दोनों तो इक्वल होगा भाई, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है। ये PR भी रेडियस है, AP भी रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल में चाहे 2 रेडियस बनाओ चाहे 5 रेडियस बनाओ, वो सबके वैल्यूज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं AP इज इक्वल टू PR, AP इज इक्वल टू PR। इसका रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये रेडियाई दिख रहा है क्या, मैं उसको अच्छे से लिख देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब एक चीज देखो यहां पे, अगर ये दोनों साइड सेम है तो एक प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं एक बता देता हूं तुमको, कि ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ना ये वाला साइड इक्वल है। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है ना, तो उसका जो ऑपोजिट एंगल रहेगा ना वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब क्या, इसका ऑपोजिट एंगल मतलब क्या, ये, इसका ऑपोजिट एंगल मतलब क्या, ये। अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे इस सम में। देखो यहां पे ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल रहेगा और ये वाला जो एंगल रहेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस एंगल का नाम मैं बोल देता हूं ARP और इस एंगल का नाम बोल देता हूं मैं RAP। तो मैं ऐसा लिखता हूं देयरफॉर एंगल ARP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAP। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसका रीजन लिख देना, in a triangle if two sides are equal their opposite angles are also equal। ये प्रॉपर्टी का हम लोग ने यहां पे इस्तेमाल किया है।
ये हो गया, ये दोनों एंगल को हमने बता दिया इक्वल है, ठीक है। अब आ जाओ ये वाले ट्रायंगल पे। ये वाले ट्रायंगल में भी सिमिलरली ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ये दोनों भी रेडियस है। रेडियस है तो जाहिर सी बात है सेम रहेगा। तो जाहिर सी बात है इसके सामने वाला जो एंगल है ये, और इसके सामने वाला जो एंगल है ये दोनों भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इस एंगल का नाम मैं लिखता हूँ RBQ और इस एंगल का नाम लिखता हूँ मैं BRQ। तो ऐसा लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, सिमिलरली एंगल RBQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BRQ। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना, और इसका भी रीजन सेम रहेगा ये, ठीक है। और उसके बाद एक तीसरा चीज ऑल्सो मुझे बताओ, ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या रहेगा, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका नाम क्या है ARP और इसका नाम क्या रहेगा BRQ। तो ARP और BRQ, ARP और BRQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अभी ना ये तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। तीनों इक्वेशन में ARP इससे इक्वल है, BRQ इससे इक्वल है, ठीक है, और ARP इससे इक्वल है। बेसिकली इसमें ये इससे इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी इससे इक्वल रहेगा। मैं वापस से समझा देता हूँ। ARP BRQ से इक्वल बोला है, ARP जो है वो BRQ से इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला इससे भी इक्वल रहेगा ना भाई। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 and 3 दैट, क्या लिखेंगे कि एंगल RAP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RBQ। करेक्ट। बेसिकली RAP और RBQ, इधर देखो, RAP मतलब ये वाला एंगल किससे इक्वल रहेगा, RBQ मतलब इस एंगल से। ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल प्रूफ हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो है वो उसका ट्रांसवर्सल रहेगा और ये दोनों क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो उसको मैं कैसे लिख के दिखाऊंगा, देखो कि नाउ एज a transversal intersecting two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, hence those lines are parallel to each other। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा, इसको मैंने समझाया था तुमको कि अगर ये दो एंगल इक्वल रहेगा, मतलब अल्टरनेट है ना। देखो z बन रहा है, z कैसे बन रहा है, इसको ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे ही है ना, वो ऐसे गया है, ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, तो ध्यान से देखोगे तो ये z ही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट मैंने लिखाया उसमें यही लिखाया मैंने कि अगर एक ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो दो लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये जो बीच का है वो ट्रांसवर्सल है, दोनों लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इन सच अ वे दैट उसका जो एंगल है ना, ये वाला जो एक जोड़ी एंगल है वो दोनों इक्वल है, और ये जो एंगल है वो z बना रहा है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दो लाइन रहेगा ना वो एक दूसरे से पैरेलल रहेगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो वही मैंने आप लोगों को वहाँ पे लिखवाया था, ठीक है। देखो यही मैंने आपको लिखा है। हमको बेसिकली प्रूफ क्या करना था कि सेगमेंट AP और BQ एक दूसरे से पैरेलल है, बस वही यहाँ पे लिख देना लास्ट में। Therefore segment AP is parallel to segment BQ, hence proved। इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेना, आसान सा सम है, खाली कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप लोग कोई भी सम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
अब हम आते हैं, ये जो फर्स्ट चीज़ प्रूव करने के लिए बोला था ये हो गया। अब इसमें सेकंड में क्या बोला है कि दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, APR को और RQB को। इतना ईजी है। देखो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसको इस साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो भी दो ट्रायंगल तुमको सिमिलर प्रूफ करना है ना, वो दोनों का पहले आप नाम लिखो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है। ध्यान से देखना, एंगल RAP is congruent to angle RBQ। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ करके दिखाया है। देखो RAP और RBQ ये हमने ऑलरेडी पहले ही प्रूफ कर दिया है, तो वही मैं यहां लिख देता हूं कि ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, एक चीज और, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों तो इक्वली रहेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं कि ARP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BRQ। इसका रीजन अगर लिखना होगा तो लिख देना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो दो एंगल अगर भी आपने प्रूफ कर दिया ना, तो आप लोग लिख सकते हो हेंस बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल APR विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल RQB, हेंस प्रूव्ड। ये भी प्रूफ हो गया। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। ठीक है, अब इसमें लास्ट चीज बोला है, देखो क्या, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को जूम कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ लाया, इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ। टेढ़ा क्या हो गया भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमने सेकंड भी कर लिया। अब हम खाली थर्ड करना है हमको। इसमें क्या बोला है देखो कि एंगल RQB फाइंड करना है। बेसिकली मैं इसको हटा देता हूं पहले, ये सब इसको यहीं पे ले लेते हैं। सिलेक्ट, ये सिलेक्ट किया, इसको यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, ये इसके साथ ही आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, सिलेक्ट किया। ठीक है, अब हमको थर्ड वाला चीज जो बोला है वो बोला है कि फाइंड RQB, मतलब कौन सा एंगल RQB, मतलब ये वाला एंगल। ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है। और एंगल PAR मतलब ये वाला एंगल PAR, ये अपने को 35 दिया हुआ है। तो देखो ये हमने ऑलरेडी समझो फाइंड ही कर दिया है। कैसे? मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, हमने पहले ही प्रूफ किया कि एंगल RAP और एंगल RBQ ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये 35 है तो ये भी कितना रहेगा? 35 रहेगा। करेक्ट। उसके बाद हमने एक चीज़ और प्रूफ किया है पहले ही कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल रहेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसमें बताया था ना कि अगर ये साइड और ये साइड ये दोनों रेडियस है वो सेम रहेगा, तो उसके सामने वाला जो एंगल है इसके सामने वाला जो एंगल है ये दोनों भी सेम रहेगा। आप इक्वेशन नंबर मेरे ख्याल से अगर 2 देखोगे ना, तो हमने उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि RBQ इज कॉन्ग्रुएंट टू BRQ। देखो वही है ना, RBQ मतलब ये वाला एंगल, BRQ मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल है।
अच्छा ये इससे इक्वल था तो ये 35 हो गया क्योंकि ये 35 था, ये इससे इक्वल है मतलब ये भी 35 रहेगा। अच्छा ये 35 ये 35। मेरे को एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल को मिला के कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 35 ये 35 कितना हुआ 70। 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 110 मिलेगा। तो इसका मतलब ये एंगल अपने को कितना मिलेगा 110। बस उसको अपने को लिख के दिखाना है। तो हम कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। हम लिखेंगे जिस ट्रायंगल में मेरे को वो निकालना है, मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी आर क्यू बोल देते हैं इसको, इन ट्रायंगल बी आर क्यू। अच्छा सबसे पहले मैं लिखूंगा कि एंगल ये जो पी ए आर है वो इक्वल है किससे, आर बी क्यू से। पी ए आर आर बी क्यू, कितना रहेगा ये 35। तो आर बी क्यू मिला कितना 35, और आर बी क्यू और बी आर क्यू ये दोनों भी सेम रहेगा, कितना रहेगा 35। अच्छा ये दोनों ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद नाउ अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, किस ट्रायंगल की, नीचे वाले ट्रायंगल की। इसका नाम क्या रहेगा बी आर क्यू, इसका नाम क्या रहेगा आर बी क्यू, और इसका नाम क्या रहेगा आर क्यू बी। तीनों को मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, ऐड करते हैं। बी आर क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये है 35 डिग्री प्लस ये भी है 35 डिग्री, और आर क्यू बी वी हैव टू फाइंड आउट। 35 प्लस 35 70, 70 वहां जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं कि देयरफॉर आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। माइनस कैसे हुआ, 35 प्लस 35 70 प्लस 70 वहां जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखने का आप लोग आदत लगा देना। 180 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा 110। तो आर क्यू बी कितना मिलेगा 110 हो गया, ठीक है। तो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन भी जो था वो सॉल्व कर दिया, और 3.2 का जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व हो गया है। तो ये आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे, तो आप लोग इसको छोड़ना मत, बड़ा ही आसान है, एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। एक लास्ट सम इस प्रैक्टिस सेट का बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग देख रहे हैं कि इसको ये लोगों ने खुद से ही स्टार मार्क किया हुआ है। तो स्टार मार्क किया हुआ है इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि इसका थोड़ा तो ये इंपॉर्टेंट होगा, और इनके हिसाब से ये थोड़ा सा जो है वो पेचीदा भी होगा। हम लोग इसको डी कोड करेंगे। देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी। आपको दिखता होगा 2 सर्कल बनाया है, एक का सेंटर है ए और दूसरे का सेंटर है बी। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट ई पे। लाइन एल जो है वो एक कॉमन टेंजेंट है दोनों के बीच का। मतलब क्या कि ये जो एल लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये इसका भी टेंजेंट है ये वाले सर्कल का, और ये इस सर्कल का भी टेंजेंट है, मतलब कॉमन टेंजेंट है। मैं इसको अंडरलाइन करके रख लेता हूं। ये कॉमन टेंजेंट है which touches the circle at C and D respectively. Find the length of segment CD if the radii of circles are 4 cm and 6 cm. हमको बेसिकली ये जो CD आपको दिख रहा होगा, ये इसका लेंथ, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। और हमको दिया क्या है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 दिया हुआ है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 6 दिया हुआ है। तो मेरे को एक बात बताओ, रेडियस दिया है मतलब क्या, ये दिया हुआ है और ये दिया है, दोनों भी तो उसका रेडियस ही है। एक ही सर्कल के 2 रेडियस है तो दोनों सेम रहेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, यहाँ लिख देता हूँ 4, और ये भी उसका रेडियस रहेगा बड़े वाले सर्कल का, और ये भी रेडियस रहेगा छोटे वाले बड़े वाले सर्कल का। तो मैं इसको लिख देता हूँ 6 और इसको लिख देता हूँ 6, ठीक है। इसको मैं हल्का सा ऊपर लिख देता हूँ 6, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ढूंढना क्या है CD। अगर ये एक रेक्टेंगल होता तो जाहिर सी बात है, मेरे को एक बात बताओ, मैं यहीं पर तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है।
तो तुमको पता है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना रहेगा, ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर रहेगा। क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन यहां पे ये एक रेक्टेंगल है क्या, वो देखो पहले। ये एक रेक्टेंगल है क्या? अगर रेक्टेंगल होता तो ये 4 है तो ये भी कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, लेकिन वो कितना 6 है। तो जाहिर सी बात है कि ये रेक्टेंगल नहीं है। तो हम लोग उसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते कि ये अगर 10 है टोटल तो ये भी कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा ताकि मैं इसको सीडी इसका फाइंड कर सकूं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम लोग क्या करना कि ए से लेके उसका जो ऑपोजिट साइड है मतलब डी बी, यहां तक एक लाइन ड्रॉ करना जो कि इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका फायदा क्या है, मेरे को एक बात बताओ। अगर ये परपेंडिकुलर है, तुमको पता है कि ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी परपेंडिकुलर रहेगा टेंजेंट थ्योरम से। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर रेडियस और टेंजेंट ये दोनों एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं तो वो क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। 3.1 मैंने सिखाया था तुम लोगों को। तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है किसी क्वाड्रिलैटरल में। अब इस क्वाड्रिलैटरल का नाम मैं क्या करता हूं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, तो मैं इसको बोल देता हूं एफ। इस पॉइंट को बोल देता हूं एफ, ठीक है। तो किसी क्वाड्रिलैटरल का 3 एंगल अगर 90 है तो चौथा भी कितना रहेगा, 90 रहेगा। मतलब ये भी कितना रहेगा, 90 रहेगा, क्योंकि सबको मिला के 360 होना है। तो अब मैं बोल सकता हूं ये रेक्टेंगल है, तो ये 4 है तो ये कितना रहेगा, डी एफ, ये भी 4 रहेगा, जाहिर सी बात है। और फिर अपने को बस ए एफ फाइंड करना है। अगर ए एफ मेरे को मिल जाता है तो फिर मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, सी डी ऑटोमेटिक मिल जाएगा मेरे को। तुम बोलोगे सर ए एफ कैसे मिलेगा, ए एफ मिल जाएगा अपने को, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये नीचे वाला एंगल भी 90 होगा। तो इसका मतलब ये जो ए एफ बी, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको पता है कि अगर अपने को मुझे बताओ ये टोटल 6 है और ये 4 है, ये टोटल 6 है, ये 4 है, तो ये कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो मतलब ये दिया है बेस और ये दिया है अपने को हाइट, ये भी तो सॉरी ये दिया है अपने को उसका हाइपोटेन्यूज, मतलब 4 6, ये टोटल कितना रहेगा, 10। तो अपने को एक पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये ए एफ तो निकाल ही सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए क्या किया है, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास टाइम का लिमिट है। मैं ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं कितना भी लंबा क्लास को खींच सकता हूं, इसलिए मैंने इसको टाइम सेव करने के लिए बना के रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है, सॉल्व करके रखा हुआ है। सबसे पहला चीज क्या लिखना है कि इफ 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनका जो सेंटर होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ देयर रेडियाई होता है। क्या होता है, सम ऑफ देयर रेडियाई। मतलब इसका जो रेडियस है मतलब ये, प्लस इसका जो रेडियस है मतलब ये, दोनों को प्लस कर दोगे तो बस आ जाएगा वो। इसके मदद से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी मतलब ये ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। तो ये हो जाएगा 4 + 6 10 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना मिल गया मेरे को, 10 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देना है। उसके बाद एंगल ए सी डी और एंगल सी डी एफ, ध्यान से देखना, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल और एंगल सी डी एफ मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। क्यों 90 रहेगा, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम हमको यही सिखाता है कि रेडियस और टेंजेंट दोनों जहां मिलते हैं वो 90 बन जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो ये दोनों भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इसका मतलब अगर ये 90 है, ये 90 है, ये हमने खुद बनाया अभी। ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर टू डी बी। मैं बोल रहा हूं, मैंने पहले बताया था, ए एफ एक लाइन बनाओ एक्स्ट्रा जो कि इस डी बी से क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। तो अब ये जो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो इसको भी कितना होना है, 90 होना है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए सी डी एफ मतलब क्या, ए सी डी एफ। अब ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब रेक्टेंगल हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ये वाला साइड रहेगा वो इससे इक्वल रहेगा, मतलब AC जो रहेगा वो DF से इक्वल रहेगा। अगर AC मेरे को 4 दिया हुआ है तो DF भी कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो वो मैंने लिख दिया AC = DF = 4 एंड AF जितना रहेगा उतना ही CD रहेगा। ये अपने को पता है, लेकिन ना तो अपने को AF का वैल्यू पता है ना अपने को CD का वैल्यू पता है। दोनों में से एक अगर मिल जाए तो बस अपने को दूसरा भी मिल जाएगा। अब BD ध्यान से देखना, अभी किधर गया, BD ये दिया अपने को 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अपने को ये कितना दिया था, 4, और ये जो है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। ये रेडियस है ना भाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये टोटल 6 है, इतना 4 है, तो ये कितना रहेगा, 2 रहेगा। बस वही मैंने लिख के दिखाया है कि BD अगर 6 है, DF अगर 4 है, तो FB मतलब ये जो छोटा वाला है वो क्या रहेगा, BD - DF कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। 6 - 4 कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो
हम ऐसा लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल ए एफ बी उसके अंदर हम पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस कैसे अप्लाई होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बस ये अपने को ए बी दिया हुआ है 10, अभी हमने निकाला था फ्रॉम 1, मैं यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम 1, ए बी की जगह 10 लिखा है ना मैंने, यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम 1। और ये एफ बी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 2 का स्क्वायर वहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 4 करोगे 96 आएगा। मेरे को स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए रूट डालना पड़ेगा। 96 का मतलब होता है 16 6 ये रूट 16 होगा, 4 बाहर निकाल लिया उसको, अंदर बचेगा रूट 6, 4 रूट 6। ए एफ मेरे को मिला 4 रूट 6, तो जाहिर सी बात है जितना ए एफ रहेगा उतना ही सी डी रहेगा, तो ये भी कितना मिलेगा 4 रूट 6। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो सी डी रहेगा वो कितना रहेगा 4 रूट 6। लास्ट में आप लोग लिख देना देयरफॉर ए एफ इक्वल टू सी डी विच इज इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से आप लोगों को पांचों सम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसमें से एक भी मिस मत करना अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में हैं जिनको ये आपको लगता है कि ये फ़ायदा दे सकता है, उसको आप लोग शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं एनालिटिक्स देखता हूँ चैनल का, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि हम लोगों को उसके लिए मोटिवेशन मिल सके कि हम लोग आगे भी ऐसे वीडियोज़ डालते हैं। और मैं देख रहा था पिछले वीडियो में मुझे बहुत ही बेहतरीन कॉमेंट्स देखने के लिए मिले थे कि सर आपका डेडिकेशन ये वो। कुछ नहीं, ये मेरा काम है, बस इसको मैं सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है कि आप लोग इसको देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को स्टेप बाय स्टेप की तरफ से कि आप लोगों ने हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स मतलब 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हम लोग। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसा ही बना रहने दीजिए, आप लोगों को मोटिवेट करते रहिए। हम लोग इससे भी बेहतरीन कंटेंट्स आपके लिए लाएंगे। न सिर्फ मैथ्स का, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग ओवरऑल जो स्टडी होता है सिलेबस होता है, उसको हम लोग हर एक अलग अलग टीचर्स ला के कवर कर सकें हर एक स्टैंडर्ड्स के लिए। तो आप लोग मोटिवेट करते रहिए, इसको शेयर करिए और जय हिंद। थैंक यू।